नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हमारी मेहनत की कमाई, उसकी कीमत वक्त के साथ कम क्यों होती जाती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे जिससे अपनी वेल्थ को बचाया जा सके। ये हर इंडियन इन्वेस्टर के लिए सच में एक बहुत जरूरी चर्चा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इन 6 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि रुपए की कमजोरी की असल प्रॉब्लम है क्या। फिर अपने फाइनेंशियल किले को मजबूत करने के लिए 3 पिलर्स के बारे में जानेंगे और आखिर में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर बात खत्म करेंगे जो किसी भी इकोनॉमिक माहौल में काम आ सके। चलिए, तो फिर सीधे मुद्दे की तह तक चलते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, प्रॉब्लम को समझना। मतलब ये कैसे होता है कि एक कमजोर होती करेंसी धीरे धीरे हमारी सेविंग्स और हमारी खरीदने की ताकत को खा जाती है। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। चलिए देखते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका हम सब पर असर पड़ता है। जब रुपया गिरता है तो विदेश घूमना, बाहर से मंगाए गए इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि सुबह की कॉफी भी महंगी हो जाती है और हमारी बचत की वैल्यू कम हो जाती है। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? जब हम कहते हैं रुपया गिर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे रुपये से अब पहले के मुकाबले कम विदेशी सामान और सर्विसेज खरीदी जा सकती हैं। ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि हमारे पैसे की जो ग्लोबल शॉपिंग पावर है वो कम हो गई है। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। चलिए एक ऐसी डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी को देखते हैं जो 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। यही हमारे फाइनेंशियल किले की नींव बनेंगे। तो ये है वो 3 पिलर्स जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बुनियाद होंगे। इनमें से हर एक पिलर रुपए के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए एक अलग तरह का प्रोटेक्शन देता है। पहला पिलर है ग्लोबल जाना, मतलब इंटरनेशनल फंड्स या फिर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसे LRS कहते हैं। उसके जरिए सीधे डॉलर वाली एसेट्स में इन्वेस्ट करना। इससे होता यह है कि जब रुपया गिरता है तो रुपए के टर्म्स में हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। हमारा दूसरा पिलर है सोना। ये तो करेंसी की कमजोरी से बचने का एक टाइम टेस्टेड तरीका है। जब रुपया गिरता है तो इंडिया में सोने का भाव आमतौर पर बढ़ जाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स तो खास तौर पर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो सिर्फ सोने की कीमत में बढ़ोतरी ही नहीं देते, बल्कि उन पर अलग से ब्याज और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मतलब विन विन सिचुएशन है। और तीसरा पिलर है उन इंडियन कंपनियों में पैसा लगाना जो फॉरेन करेंसी में कमाती हैं, जैसे कि IT, फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनियां। ये कंपनियां डॉलर्स और यूरो में रेवेन्यू कमाती हैं, तो जब रुपया कमजोर होता है तो इनका मुनाफा बढ़ जाता है। ये अपने ही देश में रहकर रुपये की गिरावट से बचने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। चलिए अब इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं। अब देखते हैं कि एक मिडिल इनकम इन्वेस्टर जो अपनी मेहनत की कमाई को बचाना और उसे लगातार बढ़ते देखना चाहता है, वो इन स्ट्रैटेजीज को कैसे अपना सकता है। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि मिडिल इनकम और हाई इनकम इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल गोल्स में क्या फ़र्क है। मिडिल इनकम इन्वेस्टर्स का फोकस होता है कैपिटल को बचाने और टैक्स एफिशिएंट तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ पर, जबकि हाई इनकम इन्वेस्टर्स का फोकस वेल्थ बनाने और अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने पर होता है। तो मिडिल इनकम इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी का फोकस एक्सेसिबिलिटी और टैक्स बेनिफिट्स पर है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs और इंटरनेशनल फंड फंड्स रुपये में इन्वेस्ट करते हुए डॉलर के बढ़ने का फायदा उठाने का एक आसान तरीका देते हैं। और इसीलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को अक्सर इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए चीट कोड कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, सोचिए, एक तो सोने की कीमत बढ़ने का फायदा, ऊपर से 2.5% का ब्याज, और तो और मैच्योरिटी पर जो भी रिटर्न मिलेगा वो टैक्स फ्री। मतलब इससे बेहतर कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल है। अब बात करते हैं हाई इनकम इन्वेस्टर्स की। इनके लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि इनका गोल है ग्लोबल वेल्थ बनाना और अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना। ये नंबर बहुत जरूरी है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या LRS हाई इनकम इन्वेस्टर्स को हर साल $2.5 लाख तक सीधे ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की छूट देती है। इससे वे अपने पोर्टफोलियो को इंडियन इकोनॉमी के अलावा भी फैला सकते हैं।
यहाँ पर स्ट्रैटेजी थोड़ी ज्यादा डायरेक्ट और अग्रेसिव है। एलआरएस के जरिए सीधे अमेरिकन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट चैंपियंस पर फोकस करना, मतलब वो कंपनियां जो एक्सपोर्ट में माहिर हैं, और इनकम के लिए रियल एस्टेट जैसे ऑप्शंस को भी शामिल करना। याद रहे 2026 के लिए एक्सपोर्ट सेक्टर्स में 12 से 20% की ग्रोथ का अनुमान है। अच्छा, अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो हर इन्वेस्टर के मन में आता है, स्टॉक्स या रियल एस्टेट। चलिए देखते हैं कि रुपए की गिरावट से बचने के मामले में ये दोनों एसेट क्लास एक दूसरे के सामने कैसे टिकते हैं। ये टेबल स्टॉक्स और रियल एस्टेट के बीच के जरूरी फर्क को दिखाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉक्स में रिटर्न्स और लिक्विडिटी दोनों ज्यादा हैं, मतलब खरीदना बेचना आसान है। वहीं दूसरी तरफ रियल एस्टेट स्टेबिलिटी तो देता है, लेकिन उसे बेचने में ज्यादा वक्त लग सकता है और शुरू करने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो मिडिल इनकम इन्वेस्टर्स के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए धीरे धीरे वेल्थ बनाने की जो सहूलियत है, वो स्टॉक्स को एक ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाती है। इससे अपना पैसा एक ही जगह फंसाए बिना वेल्थ बनाई जा सकती है। लेकिन हाई इनकम इन्वेस्टर्स के लिए ये या वो वाली बात नहीं है। यहाँ तो दोनों का इस्तेमाल करना समझदारी है। स्टॉक्स ग्रोथ को ड्राइव करते हैं, जबकि रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को एक स्टेबल बेस देता है, जो मार्केट के उतार चढ़ाव में एक कुशन का काम करता है। ठीक है, तो अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और उन मेन प्रिंसिपल्स को दोहराते हैं जो सभी इन्वेस्टर्स पर लागू होते हैं, चाहे उनका इनकम लेवल कुछ भी हो। आखिर में कामयाबी इन्हीं 4 बातों पर टिकी है। ये मार्केट को टाइम करने की कोशिश के बारे में नहीं है, मतलब ये अंदाजा लगाना कि मार्केट कब ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि ये एक डिसिप्लिन्ड और पर्सनलाइज्ड प्लान पर टिके रहने के बारे में है, जो हमारे फाइनेंशियल गोल से मेल खाता हो। और हम इस चर्चा को इसी एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्या हमारा पोर्टफोलियो कल की इकोनॉमी के चैलेंजेस और मौकों के लिए तैयार है? आज जिन स्ट्रैटेजीज पर हमने बात की है, वे सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि रुपये की गिरावट से अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।